वो कहते हैं कि किसी भी देश के भविष्य में बदलाव करना हो तो उसकी शिक्षा की नीति में बदलाव करना चाहिए। और मैं समझती हूं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि नई शिक्षा नीति को लेकर देश की सरकार आई है। ऐसे में उसको लेकर आने वाले समय में चुनौतियां क्या कुछ होंगी, और खास तौर पर चूंकि आज हम अधिवेशन बिजनौर में कर रहे हैं, तो बिजनौर की शिक्षा प्रणाली को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सत्र की मैं शुरुआत करना चाहूंगी रितु कोचर जी आपसे। चूंकि आप एक स्कूल चलाती हैं, प्रिंसिपल हैं आप, ऐसे में रितु जी मैं चाहूंगी माइक आप अपना ले लें। एक प्रिंसिपल होने के नाते सबसे बड़ा और अहम सवाल आपसे ये है कि किस तरीके से आप देखती हैं बिजनौर में आने वाले समय में, चूंकि नई शिक्षा प्रणाली को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर भी हमने देखा है, बिजनौर में चुनौतियां क्या कुछ हैं और संभावनाएं क्या कुछ हैं? सबसे पहले मैं आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने हमें आमंत्रित किया इस मंच पर और हमें ये मौका दिया कि हम आकर सबके सामने अपनी बात रख सकें। अगर मैं बिजनौर के संदर्भ में बात करूँ, बिजनौर में बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत मेहनती बच्चे हैं, और अगर अभिभावकों की बात करूँ, उनके मन में भी अब ये इच्छा है कि जैसे बड़े शहरों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो चाहते हैं कि बिजनौर में ही उन्हें इस तरह की शिक्षा अपने बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जाए। आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है एजुकेशन को लेके, और मैं समझती हूँ यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। रितु जी, आप एमडी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। पहले क्या हालात थे बिजनौर में शिक्षा के और अब मौजूदा हालात क्या हैं, उस नज़र से अगर देखें तो आपकी जर्नी कैसी रही? स्कूल की जर्नी कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ तक पहुँचे आप? देखिए, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं, सबसे पहले जब कोई अभिभावक अपने बच्चे का दाखिला कराने किसी भी स्कूल में जाते हैं, सबसे पहले वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि स्कूल में कैसे और किस तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। एमडी इंटरनेशनल स्कूल में अपनी 50 बसेस हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं अभिभावक कितनी राहत महसूस करते होंगे ये सोचकर कि उनके बच्चे सुरक्षित स्कूल पहुँचेंगे। अगर बात करें खेल कूद की, क्योंकि अब बच्चों को सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा जा सकता, अगर हम चाहते हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, उनको शिक्षा के साथ साथ खेल कूद में भी रुचि होनी आवश्यक है। खेल कूद के बारे में अगर हम बात करें, स्कूल में अपनी शूटिंग रेंज है, बैडमिंटन अकेडमी है, उसके अलावा आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट, वॉलीबॉल, ताइक्वांडो, स्केटिंग, इन सभी की सुविधा उपलब्ध है। विद्यालय में शाम को निःशुल्क अकेडमी का संचालन किया जाता है। विभिन्न खेलों के कोच वहाँ पर रहते हैं और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलों में प्रशिक्षण देते हैं। इससे बच्चों का विकास होता है। अगर मैं बात करूँ शिक्षा की, एमडी इंटरनेशनल में जो भी अध्यापक हैं वो पहले भी प्रतिष्ठित संस्थाओं में कार्य कर चुके हैं, उनके पास लंबा अनुभव है, इसीलिए वो बहुत अच्छे से मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं ये बता के बहुत खुश हूँ, बहुत हर्ष महसूस कर रही हूँ बताने में कि पिछले 3 वर्ष से बच्चे बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और तीनों वर्षों में 100% रिजल्ट देने के लिए हमें बोर्ड से एप्रिसिएशन लेटर मिला। यकीनन अच्छी बात है, 100% अगर नतीजे आ रहे हैं तो बाकी बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर सीमा शर्मा जी, आप अपना माइक ले लीजिए। आपसे भी पहले मैं वही सवाल करूँगा, उसके बाद रंजना आपसे जुड़ेंगी। आपकी जर्नी कैसी रही? कृष्णा कॉलेज की अगर बात करें तो एक लंबा अरसा हो गया आपको शिक्षा के क्षेत्र में, और तब बिजनौर की क्या स्थिति थी और अब जहां आप हैं, क्या संतुष्ट हैं उस तरक्की से? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ को बधाई दूंगी कि वो महात्मा विदुर की जन्मस्थली में आया है, जो महाभारत कालीन एक स्थल है। और महाभारत कालीन सेंधवार जिसे कहते हैं, जो सेना का द्वार माना जाता था, तो ये क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ था। और यहाँ पर बच्चों और अभिभावकों के सामने हमेशा ये समस्या रहती थी कि उन्हें मेरठ, नोएडा या दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता था हायर एजुकेशन के लिए, अच्छी एजुकेशन के लिए। तो एक बड़ा ये प्रतिभा पलायन का भी बड़ा प्रश्न था। तो 2 दशक पूर्व जो हमारा मैनेजमेंट रहा कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, उसने ये एक नितांत कमी महसूस करी इस इलाके में, और इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की शुरुआत करी। और 2 दशक की यात्रा करते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे 10 कॉलेजेस आज स्थापित हो गए हैं, और बच्चों का वो पलायन जो बड़े शहरों की तरफ था और एक बड़ी समस्या बनता जा रहा था अभिभावकों के लिए,
उसे हमने रोका है, नियंत्रण पाया है और हम उच्च स्तरीय शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। शुरुआत हमने लॉ कॉलेज के लिए करी थी। विधि के कुछ छात्र हमारे आज जज की सीट पर भी बैठे हैं। HJS में नीलम ढाका सेलेक्ट हुई हैं और PCSJ में हमारे एक स्टूडेंट अंकित रस्तौकी आज जज के रूप में सेवा कर रहे हैं। देखिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि ये है, क्योंकि बिजनौर एक छोटा सा क्षेत्र जरूर माना जाए, बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ से बाहर निकल के, जैसा कि मैम भी जिक्र कर रही हैं कि दिल्ली, मुंबई, बड़ी सिटीज में जाते हैं, लेकिन जब यहाँ के बच्चे और यहीं के रहकर पढ़ाई करते हैं और यहीं का नाम रोशन करते हैं तो अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात है। मैम, आप कह रही थी, कंटिन्यू। आगे मैं अपनी बात को बढ़ाऊंगी। उच्च शिक्षा को केवल यही नहीं है कि हम नंबर बढ़ा दें। अब अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें बहुत कुछ चेंज की तरफ ले जा रही है। 1986 के बाद, इतने साल बाद जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो उस पर मैं सोचती हूँ उस पर भी थोड़ी सी चर्चा ज़रूरी है। उस पर हम लोग आएंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर बात करेंगे। उसके पहले चर्चा में डॉक्टर दीप्ति डिमरी जी को जोड़ता हूँ। रंजना जी, कुछ सवाल पूछें। बिल्कुल दीप्ति जी, जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, नई शिक्षा प्रणाली की, विवेक कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं, मैं आपके अपने संस्थान की बात करूं तो किस तरीके से आप इस पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सबसे पहले तो देखती हैं और आपके कॉलेज की क्या कुछ प्लानिंग है? Thank you so much for giving me chance to express my views about new education policy। और मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूँगी इन दो पंक्तियों के साथ। वह पथ क्या पथिक सफलता क्या, वह पथ क्या पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य सफलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो ये बात मैंने किस परिप्रेक्ष्य में रखी है, वो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 34 साल बाद आई है, उस पर शायद चर्चा बाद में चाहते हैं, लेकिन 5+3+3+4 का जो ये इन्होंने एक नया फॉर्मेट को रीसेट किया है, हम हायर एजुकेशन इसके लास्ट 4 के बाद आते हैं। उसमें बहुत जो एक बातें कही गई हैं, जिसमें मैं विवेक का कंट्रीब्यूशन चाहूँगी, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि डिजी लॉकर की बात जिसमें कही गई है कि क्रेडिट बैंक, और इस तरीके के क्रेडिट बैंक और डिजी लॉकर्स की शुरुआत हमारे यहाँ हो चुकी है इनिशियल अपने, ये मैं नहीं कहूँगी NEP की वजह से, लेकिन पहले से ही ICT में विवेक का एक अपना अलग स्थान रहा है। मैं बताना चाहूँगी इसकी स्थापना 2003 में, जैसा अभी सीमा मैडम ने बिल्कुल सच एक बात बिल्कुल सही कही है कि ना हमें सिर्फ NCR भागना पड़े, ना हमें पंच सितारा विश्वविद्यालयों का मुख देखना पड़े। इसलिए हमारा कॉलेज, एक बहुत खुशी की बात बताने जा रही हूँ, गर्व की बात, आने वाले सत्र में विश्वविद्यालय का ओहदा प्राप्त कर लेगा और इस शूल से बिखरे और प्रतिकूल धाराओं में जो हमारा विवेक परिवार कार्य कर रहा है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो एक राष्ट्र निर्माण में सहायता दे रहा है। ये एक बहुत बड़ा देश है जिसमें सिर्फ NCR और मेट्रो का कंट्रीब्यूशन ही नहीं, एक भूमिका हमारी दुष्यंत की भूमि भी, बिजनौर की भी उतनी ही अहम भूमिका है, जिसमें विवेक परिवार सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। 2003 से लेके आज तक उसने 22 स्ट्रीम शुरू कर दिए हैं, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, और सबसे पहले मुरादाबाद मंडल में नैक कराने का जो श्रेय गया था, जिसमें B++ हमारे कॉलेज को मिला, वो और कोई नहीं, वो हमारा विवेक कॉलेज ही था। और ये थैंक यू सो मच। और ये B++ या नैक कराना नहीं, ये एक एजुकेशन तो देना चाहता है, लेकिन विजन और मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। आधुनिक शिक्षा के साथ हमारी संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित रखना होगा। राष्ट्रवाद की भावना जैसे कि बढ़ानी ही होगी। यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जिसकी मैं प्राचार्य हूँ, उसी के अंदर 13 कोर्सेज चल रहे हैं। और बात रही प्रसार और प्रचार तो करना ही है, लेकिन कैसी शिक्षा जो गुणवत्ता से परिपूर्ण हो, उच्च कोटि की हो, जिसमें नवाचार हो, इनोवेशन हो। तो ये सारी चीज़ें
आपको सिर्फ एक स्थान जहां आधुनिक ICT भी है, तो राष्ट्रभक्ति की भावना, नमस्ते और पैर छूना सब बच्चे अपने घर से सीख के आते हैं। हमारी संस्कृति है कि जब हम अपने प्रबंध समिति, अपनी छात्राओं, अपने सहयोगियों से मिलते हैं, हम गुड मॉर्निंग, नमस्ते नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है जय हिंद बोलने की। जब मुझे मेरा कोई मिलता है सहयोगी, जय हिंद मैडम, मुझे जय हिंद बोलना पड़ता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ शिक्षा ही नहीं, एक संस्कृति की भी बात है जिसके पालक और पोषक हैं। और कोरोना काल हो, उसमें भी बढ़ बढ़ के सहयोग, 11 लाख की धनराशि कोरोना काल में विवेक परिवार की ओर से एक छोटा सा सहयोग था, जब क्वारंटीन सेंटर भी मैडम कोरोना काल में बनाया गया, और जिसमें न सिर्फ हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स ने बढ़ के फ्रंट लाइन वॉरियर की भूमिका निभाई, अपने जान को जोखिम में डालकर भी डरे नहीं, एक सैनिक की तरह। तो आई थिंक आप समझ बिल्कुल, चुके जोरदार होंगे। तालियां एक बार इसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते थे, उन्होंने एक फ्रंट लाइन वर्कर की भूमिका निभाई, और बहुत बड़ा योगदान उसमें विवेक कॉलेज का भी रहा। थैंक यू सो मच मैम, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि कॉलेज की आप प्रिंसिपल हैं, हायर एजुकेशन को लेकर मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का प्रावधान जी। नई शिक्षा नीति में लाया बिल्कुल। गया है, साथ ही वन रेगुलेटरी सिस्टम को भी अपन अडॉप्ट करने वाले हैं इसमें। इन दोनों कदमों को आप कैसे देखती है हायर एजुकेशन के लिहाज से, और आने वाले समय में ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है? देखिए, मल्टी एग्जिट और आपका मल्टी एंट्री, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आप एक समय में बहुत सारे कोर्सेज को एक साथ डिग्रीज को ले सकते हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल प्रतिबंधित है। उसके अलावा आपका जो मैंने डिजी लॉकर की बात की है और जो मैंने क्रेडिट बैंक की बात की है, अगर आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं, बीच में छूट गया है एक डिग्री, तो आपके क्रेडिट वहाँ जमा होते चले जाएंगे। इज दिस सो? तो ये एक जो डिजी लॉकर की बात है, बच्चे जब जाएंगे तो उन्होंने जो कमाया है वो उनको दे दिया जाएगा। मैम, एक चीज़ और इंक्लूड आपको करना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स के सामने। हम सब तो ये सब जानते ही हैं, लेकिन मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि जब 5+3+3+4 के बाद जब बच्चा हायर एजुकेशन में आएगा तो कितनी बड़ी बात है। एक तो ये कि सब्जेक्ट्स स्ट्रीम के लिए ये नहीं है कि फिजिक्स वाला हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, हिस्ट्री वाला मैथ्स नहीं पढ़ेगा, पूल सिस्टम किया जा रहा है। बच्चे कोई भी पूल अडॉप्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर ग्रेजुएशन में 1 साल के बाद अगर आप एग्जिट ले लेते हो, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप 2 साल के बाद चले जाते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप 3 साल के बाद में जाते हो तो आपको डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 साल के बाद जाते हो तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट के साथ एक रिसर्च सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। तो क्या हमें नई शिक्षा नीति का स्वागत करना चाहिए या इस परिवर्तन से परेशान होना चाहिए, ये हम सबको खुद ही तय करना है। तो आई होप हमारे स्टूडेंट्स इसका स्वागत करेंगे। 1 साल के बाद आपको लगता है ये कोर्स आपसे नहीं हो सकता है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी,